नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल साइंस ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में यात्रा के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। तो एक मानचित्र एक में हम देखेंगे कि पहाड़ियाँ, पर्वत और सीमा, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती हैं। यानी कि भारत एक उपमहाद्वीप है, जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ा चुके हैं। तो उसमें इस महाद्वीप की सीमाएं पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र प्राकृतिक सीमाएं का निर्माण करती हैं। हालांकि लोगों के इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। अब लोग एक उपमहाद्वीप से दूसरे देशों में जाते थे, तो उन्हें बहुत सारी प्राकृतिक सीमाओं को पार करना पड़ता था। उसमें कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं थे। लोगों को पहाड़ों को, समुद्र को, पर्वत को पार करना आसान नहीं था, बहुत कठिनाइयाँ आती थी। इन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों को, ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। लेकिन जिस व्यक्ति ने ऐसा करने के सोचा, ठान लिया, वो पर्वत को भी पार किया, पहाड़ को भी पार किया, समुद्र को भी पार किया और अपनी यात्रा को जारी रखा। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। अब सिर्फ इस भारत उपमहाद्वीप में ही लोग यात्राएं नहीं किए, इस उपमहाद्वीप के बाहर से भी लोग यात्रा करने आए। कोई ईरान से आया, कोई अफगानिस्तान, कोई ईरान से आया, कोई यूनान से आया, अ, कोई उज्बेकिस्तान से आया भारत भारत की यात्रा करने, और आए और यहाँ यहीं पे रह भी गए। लोगों के इस आवागमन ने प्राकृतिक लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपरा को समृद्ध किया। लोग बाहर से आए, अपनी संस्कृति को लाए, यहाँ की संस्कृति को सम्मिलित हुए। इससे क्या हुआ कि हमारी संस्कृति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई, हमारा संस्कृति समृद्ध होता गया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। अब पहले के लोग कोई भी हथियार बनाना था, कोई भी औजार बनाना था, तो लोग पत्थर से बनाते थे। तो जो बाहर से लोग आए, तो उनसे लोग जाने कि कैसे पत्थर को तराशते हैं। अपने पत्थर की तराशने वाली विधि में और विकास किए। संगीत कैसे बनते हैं, यहाँ तक कि भोजन बनाने के तरीकों, यानी कि यहाँ भोजन कैसे बनता था और वहाँ फिर वहाँ के भोजन कैसे बनता था, इन सब के बारे में आपस चर्चा किए या फिर वहाँ की संस्कृति को अपनाए। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे इस उपमहाद्वीप की संस्कृति में वृद्धि होती गई। लोग अपने कार्यों को और अधिक डेवलप करते गए। चलिए आगे देखते हैं। देश के नाम, ठीक है। तो हमारे देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग किया जाता है। हम भारत के लिए क्या इंडिया बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं। कोई पूछता है कि आपके देश का क्या नाम है, तो हम लोग बोलते हैं भारत, अ, और इंग्लिश में बोलते हैं इंडिया। अब देखते हैं कि इन शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कहाँ से हुई थी। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडस, इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से निकला है। इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। इंडिया शब्द क्या इंडस से निकला, और जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता था? सिंधु, सिंधु कहा जाता था। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। ईरान और यूनान, तो आइए हम लोग एटलस पे आते हैं। नहीं, मानचित्र है। एटलस में बाहर देखना है, तो अगर आप लोगों के पास एटलस होगा तो आप लोग ईरान और यूनान के देश को देखिएगा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश अथवा इंदोश और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो उत्तर पश्चिम यानी कि मानचित्र में फिर से हम लोग देखते हैं, ये मानचित्र हो गया। अब उत्तर पश्चिम, तो ये हो गया, ये हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व और ये पश्चिम।
जैसा कि बात इसमें बोला है कि इस उत्तर पश्चिम, तो ये उत्तर पश्चिम हो गया, तो उत्तर पश्चिम में इधर ईरान और यूनान, ईरान और यूनान से लोग आए, ईरान, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या किया, सिंधु नदी को हिंदोश बोला। उन्हें क्या उच्चारण करने में दिक्कत आती थी, तो उन्होंने सिंधु को क्या बोल दिया, हिंदोश। कोई बोलता था इंदोश, इंदोश या इंदोश। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या बोला, इंडिया बोल दिया। और सिंधु नदी थी, सिंधु नदी के आसपास के जो पूर्व में स्थित क्षेत्र था, इस भूमि को ही बोल दिया था इंडिया। तो ये हो गया क्या, इंडिया का जन्म हो गया। और भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। यानी भरत क्या था, भरत एक कबीला समूह को कहा जाता था, पूरे समूह को ही भरत कहा जाता था। तो इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद यानी वेद कितने हम लोगों के, चार हैं, तो सबसे पुराना वो वेद ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में ही इस भरत नामक समूह की चर्चा मिलती है। तो बाद में इसका प्रयोग देश के लिए भी होने लगा। यानी कि हम लोग देखते हैं कि भरत एक रहने वाले समूह का नाम था, और भरत का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक कृत ऋग्वेद में मिलता है, और बाद में इसी समूह के नाम पे इस देश का नाम भारत हो गया। ठीक है। तो अतीत के बारे में कैसे जाने, जैसा कि मैंने बता चुका है कि अतीत में क्या होता है, बीता हुआ समय। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। यानी हमें जिस समय के बारे में जानना है, उस समय की हम लोग पुस्तकों को खोजेंगे, पुस्तकों के पढ़ेंगे। उनसे क्या होगा कि उस समय की संस्कृति के बारे में, उस समय के लोगों के बारे में, खान पान के बारे में विधिवत जानकारी मिल जाएगी। इससे हम लोग भी उस समय अतीत के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। और उस समय कोई भी टाइपिंग या कोई भी मॉडर्न व्यवस्था नहीं था, लोग हाथ से ही लिखते थे। तो उसे कहा जाता था क्या, पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए क्या प्रयोग होता है, प्रयुक्त होने वाला शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट। और मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ। यानी पांडुलिपि क्यों कहा जाता था, क्योंकि वहाँ उस समय के लेख हाथ से लिखे जाते थे। और पांडुलिपि के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्युस्क्रिप्ट है। मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू से बना है, और मेनू का क्या अर्थ होता है, हाथ, हाथ है। ठीक। तो ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों पे लिखी जाती थी, ताड़पत्र, या तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़, एक हिमालय क्षेत्र में भूर्ज पेड़ होता था, उस भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो उस समय की पांडुलिपियां किस पे लिखी जाती थी, या तो ताड़पत्रों पे, या एक भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र होता था, उस भोजपत्र पर लिखा जाता था। जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं, यही है पांडुलिपियां। हाथ से लिखी जाती थी, या भुर्ज पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पे लिखी जाती थी, और हाथ से लिखी जाती थी। तो हम लोगों ने पांडुलिपि के बारे में पढ़ा। पांडुलिपि क्यों कहा जाता है, क्योंकि वे हाथ से लिखी जाती हैं। मतलब पांडुलिपि का इंग्लिश अर्थ होता है मैन्युस्क्रिप्ट, और मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन शब्द मेनू से बना है, और मेनू का अर्थ होता है हाथ। यानी कि जो चीज़ हाथ से लिखी जाए वो पांडुलिपि हो गई। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। हाँ, ये सोचनीय बात है कि इतने वर्षों में कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा, क्योंकि वो भोजपत्र थे, ताड़पत्र थे,
तो उनको कीड़ों ने भी खा लिया, कुछ तो नष्ट कर दी गई। बहुत सारे हमारे शासक बाहर के शासक आए जिन्होंने उनको नष्ट कर दिया। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों में विहारों में प्राप्त होती थी। पहले लाइब्रेरी नहीं था तो उन्हें हम लोग मंदिरों में रख दिया करते थे, विहारों में रख देते थे। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियां तभी विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। अब उस ताड़पत्रों या पुस्तकों से क्या जानकारी मिलती है, तो उस समय के व्यवहारों की जानकारी मिलती है, धार्मिक मान्यताओं की मिलती है। उस समय धर्म को लोग कैसे मानते थे, किसकी पूजा करते थे, राजा उस समय के राजाओं का जीवन कैसा होता था, अ, दवाइयों के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं, विज्ञान के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। महाकाव्य भी हैं, कविताएं भी लिखी जाती, नाटक भी होते थे। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। ये पांडुलिपियां या तो संस्कृत में लिखी जाती हैं, होता है तो संस्कृत में लिखी जाती हैं, लेकिन जबकि अन्य अन्य प्राकृतिक भाषा में भी हैं और तमिल भाषा में है, तमिल भाषा में भी है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। उस समय के लोग प्राकृतिक भाषा ही बोलते थे अक्सर। तो हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। अब हम लोग पांडुलिपि पढ़ लिए, अब आते हैं अभिलेख। अब अभिलेख ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अच्छा, हम लोग पहले पांडुलिपि के बारे में पढ़े। पांडुलिपियां क्या भोजपत्रों पर लिखी जाती थी, लेकिन अब हम आते हैं अभिलेख। अभिलेख पत्थरों पे उकेरे जाते थे। पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत ठोस सतहों पर लिखे जाते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। अब उस समय के शासक क्या करते थे कि अब कोई आदेश है तो आदेश को किसी बड़े पत्थर पे राइट करवा दिए कि लोग उसको देखेंगे, मानेंगे और उसके अनुकूल अपना व्यवहार करेंगे, पालन करेंगे उसका। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उस समय के राजा जो भी कोई भी कार्य करवाते थे तो उस कार्यों को एक बहुत बड़े पत्थर पे राइट करवा देते, मैंने ये कार्य किया, मेरे कार्यकाल में ये काम हुआ, ऐसे हुआ। पूरे कार्यों को उत्कीर्ण करवाते थे राजा। और जो उस समय धनिक वर्ग था वो भी कुछ कार्य, सामाजिक कार्य करता था, तो उसका वो भी अपने कार्यों को पत्थरों पे उत्कीर्ण करवाता था, तो उसे हम अभिलेख कहेंगे। तो पांडुलिपियां भोजपत्रों पे, ताड़पत्रों पे लिखी जाती थी, बाद में उन्हें कीड़े खा जाते थे। लेकिन अभिलेख कठोर सतह पे, जैसे कठोर धातु पे, पत्थरों पे उत्कीर्ण किए करवाए जाते थे। तो उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। अच्छा, जो भी उस समय के शासक जो भी लड़ाइयाँ करते थे, जिससे भी लड़ाई करते थे, विजय प्राप्त करते थे, उस विजय को, लेखा जोखा को, यानी कि कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की, उस चीज को एक बहुत बड़े पत्थर पे राइट करवा देते थे। आइए आगे देखते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि आप बता सकते हैं वो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसे करवाने से क्या क्या कठिनाइयां आती थीं, ऐसे करवाने में क्या क्या कठिनाई है। तो लिखवाने के लाभ थे कि जैसे एक पांडुलिपि और को राइट करवाते थे लोग, कीड़े उसको खा जाते थे, कोई लोग नष्ट कर देते थे, लोग जला देते थे। लेकिन अभिलेख को राइट करवाने के बाद पत्थरों को नष्ट नहीं किया जा सकता, पत्थर नष्ट भी नहीं होते थे, ऐसे ही पड़े बहुत सालों साल तक पड़े रहते थे। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। तो उस समय कोई भी संसाधन नहीं था कि लोग अच्छे ढंग से अभिलेखों पे कुछ राइट करवा सके। लोग धीरे धीरे कैसे भी जो भी उस समय के औजार थे उस पर राइट करवाते थे, जल्दी कोई राइट करने वाला नहीं मिलता था तो उनसे भी राइट करवाते थे।
इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं अतीत में बनी हैं और प्रयोग में लाई जाती हैं। तो उस समय जो भी चीज़ प्रयोग में लाई जाती थी उनसे भी अतीत के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। अच्छा अच्छा, जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करता है उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? पुरातत्वविद। पुरातत्वविद कहेंगे। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष में क्या होता है? जो अभी बची हुई है कुछ शेष चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद क्या करते हैं कि पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों का, चित्रों का, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। ये बहुत पुराने समय के औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण या सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन या खुदाई भी क्या करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी हुई मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे वस्तु तो कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। जो चीजें नष्ट न होती थी, जो उन्हें कीड़े मकोड़े नहीं खा पाए, जो जिन्हें शासकों ने नहीं नष्ट कर पाए, वो आज मिलती हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों में ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। अब पुरातत्वविद जानवरों को, चिड़ियों को और मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं और इन सब से उन्हें यह मदद मिलती है कि पिछले पुराने समय के लोग क्या खाते थे, कैसे उन खाद्य पदार्थों का सेवन करते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत का प्रयोग करते हैं। अब जो चीज़ जैसे पांडुलिपि हो गया, अभिलेख या पुरातत्व में पुराना समय का सामान के से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः से स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। ये सब पुरातत्व पुराने समय में जानने के लिए स्रोत है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। जो अतीत का इतिहासकार किसे कहते हैं? इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत में बीते समय का अध्ययन करते हैं, वही इतिहासकार है। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अब जो उस समय के स्रोत प्राप्त होते हैं, तो उस समय क्या होता है, स्रोत मिलते हैं तो हम लोग इस बीते हुए समय के बारे में पढ़ने की उत्सुकता बढ़ जाती है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। जो भी स्रोत मिलते हैं, जिस काल के मिलते हैं, उस काल से हम लोग उस समय से हम लोग ये कोरिलेट करते हैं कि उस समय क्या हुआ होगा, कैसे कैसे लोग रहते होंगे, इस जो स्रोत मिला है इस स्रोत का लोग कैसे उपयोग करते हैं। कोई भी बर्तन मिला है तो इस बर्तन का लोग उपयोग कैसे करते थे। मछली का हड्डी मिला है तो लोग मछली को कैसे पका कर खाते थे। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो अब इन शॉर्ट कहा जाए तो इतिहासकार तथा पुरातत्वविद एक जासूस की तरह होते हैं, जो पुराने समय के स्रोतों को खोजते हैं सुराग के रूप में। अगर वो मिल जाते हैं तो हम लोग उस अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो आज हम लोगों ने कुछ प्रकरणों पर चर्चा किया। पुरातत्वविद, इतिहासकार और स्रोत के बारे में जानकारियां हासिल की। अगले वीडियो में हम इस पाठ के अन्य प्रकरणों पर चर्चा करेंगे। सो हमारे वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।